अस्सलाम वालेकुम। रिमशन सारी नॉवेल्स के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और कल बेवफा के एपिसोड नंबर 16 का इंतज़ार कर रहे होंगे। इस बार किस्त दोबारा लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी, माज़रत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी किया करें। मामा अल्तमश आया था, कहाँ है वो? शाम लुत्फ़ा की तबीयत पूछने ऊपर पोर्शन में गया था जब मेहरबा ने बताया कि नीचे अल्तमश आया है, इसलिए वो थोड़ी देर बैठकर ही वापस नीचे आ गया था और अब उसे नीचे मौजूद ना देखकर रोशानी से उसके मुतालिक पूछ रहा था। पता नहीं, अलीज़े के कमरे में गया था, अलीज़े से कुछ काम था उसे, और फिर वापसी में तेज़ी से निकल गया। मैं आवाज़ें लगाती रही मगर उसने सुना नहीं, शायद कोई ज़रूरी काम होगा उसे। रोशानी उसे बता के कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि रोशानी की बात सुनकर शाम के दिल में खतरे की घंटी बजी थी। वो हैरान परेशान घर से निकला था मगर फिर ख्याल आया अल्तमश काफ़ी दूर जा चुका होगा। उसने वापस घर में आके गाड़ी की चाबी उठाई और अल्तमश से मिलने जाने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो आरिफ के घर के अंदर मौजूद था, जानता था अल्तमश सीधा उस घर ही आया होगा। अस्सलाम वालेकुम पप्पो, अल्तमश कहाँ है? उसने घर में दाखिल होते ही ड्राइंग रूम साफ़ करते अर्श को मुखातिब किया। वो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने कमरे में गया है, बहुत गुस्से में था। सब ठीक तो है ना बेटा? अर्श ने तशवीर से सवाल किया तो वह चौंक गया। जी जी सब ठीक है, वो नरमी से जवाब देता अल्तमश के कमरे की तरफ लपका था। झटके से दरवाज़ा खोलकर अल्तमश के कमरे में दाखिल हुआ तो अल्तमश खिड़की पर खड़ा दिखाई दिया। शाम को उसकी पुश्त नज़र आ रही थी क्योंकि उसका मुंह खिड़की की जानिब था। अल्तमश क्या हुआ है, तो इस तरह घर से क्यों आ गया? वो धीरे से चलता अल्तमश के पीछे खड़े होकर पूछने लगा। उसका हाथ अल्तमश के कंधे पर था। शाम की आवाज़ सुन अल्तमश पलटा तो उसका चेहरा एकदम सुर्ख था, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो मुड़ा और तेज़ी से आगे बढ़कर शाम के गले लग गया। तू ठीक कहता है यार, मैं वाकई बहुत बुज़दिल हूँ और अलीज़े के काबिल नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक हुआ मेरे साथ, यही होना चाहिए था। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। उसका दर्द समझकर शाम का दिल एक पल के लिए तकलीफ़ में मुब्तला हो गया। क्या हुआ है, कुछ बता तो। शाम ने उसी कमर से लाई और उसे खुद से जुदा नरमी से पूछने लगा। उस ज़ूबी ने पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है मुझसे। उसने अलीज़े को सब झूठ बताया है। उसने अलीज़े को कहा कि मैंने उसे पैसे दिए रोहान के ख़िलाफ़ बोलने के लिए, क्योंकि मैं अलीज़े से शादी करना चाहता हूँ, और अलीज़े ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार के मुझे मेरी वो औकात याद दिला दी जो मैं भूल गया था। वो गम से निडाल होता सर पकड़ के बेड पर बैठ गया था, जबकि शाम को भी इस बात से काफ़ी सदमा पहुँचा। उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। शाम उसके बराबर में बैठकर गोया हुआ। क्या मजबूरी होगी यार? अल्तमश ने सुसकते दिल के साथ एक आह खारिज की थी। वो तो उससे पूछकर ही पता चलेगा। तू एक काम कर, उसको कॉल मिला और बोल के हम उससे फ़ौरन मिलना चाहते हैं। शाम ने कुछ सोचते हुए अपनी हल्की सी बड़ी हुई शेप पर हाथ फेरा था। तुझे क्या लगता है वो हमसे मिलने आएगी? अगर उसे हमारी ज़रा सी भी परवाह होती तो वो कभी ऐसा नहीं करती। अल्तमश के लहजे में कड़वाहट घुल गई थी। अल्तमश, कभी भी पूरी बात जाने बगैर नतीजा मत निकाला करो। हर कहानी के दो रुख होते हैं मेरे भाई। कोशिश क्या करो कि गलत रुख देखने के बजाय मुस्बत रुख देखो। तो अभी कॉल कर उसे, अगर वो मना करती है तो कहना हम उसके घर आ जाएंगे, और मुझे पता है वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि ये बात उसके घर तक पहुँचे। शाम ने उसे ताकीद की तो अल्तमश ने इस बात में सर हिला के फ़ोन निकाला और ज़ूबी को कॉल मिला थी। अगली तरफ से उसकी कॉल काटकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। उसने ब्लॉक कर दिया मुझे। अल्तमश ने लम पीच और मोबाइल बेड पर फेंक दिया। मेरे नंबर से कर और फ़ौरन बात करना। शाम ने अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर उसके हाथ में दिया तो थोड़ी देर को सोचने के बाद अल्तमश ने अपने फ़ोन से ज़ूबी का नंबर निकाला और शाम के नंबर से कॉल मिला दी। 2-3 बार मुसलसल ट्राई करने के बाद आखिरकार ज़ूबी ने कॉल उठा ली थी। ज़ूबी प्लीज़ कॉल मत काटना, एक बार मेरी बात सुन लो, अल्तमश ने कॉल रिसीव होते ही तेज़ी से कहा था। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से, ज़ूबी ने नागवारियत से कहा और फ़ोन काटने लगी, जब शाम ने अल्तमश के हाथ से मोबाइल लिया और खुद उससे बात करने लगा। देखें, आप एक बार मेरी बात सुने। मुझे पता है आपने ये सब किसी मजबूरी के तहत किया है। शाम की गंभीर आवाज़ ज़ूबी की समाज से टकराई तो वो चौंक गई, क्योंकि ये कोई दूसरा लड़का था जिसका लहजा काफ़ी संजीदा और भारी था। जी कहिए,
वो ना चाहते हुए भी जवाब देने लगी। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ अभी इसी वक्त, बोलते चाय या लहजे में गोया हुआ। लेकिन आप हैं कौन? सूबी ताज्जुब से इस्तिफसार करने लगी। मैं अलीज़े का भाई हूँ शाम, और मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आप घबराइए मत, इस मामले की वजह से आपकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने दूंगा, शाम ने मजबूत लहजे से कहा तो ज़ूबी सोच में पड़ गई। ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन इस बार हम कहीं दूसरी जगह पर मिलेंगे, वो पहले वाले रेस्टोरेंट में नहीं, प्लीज़। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको एक पार्क की लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप वहाँ आ जाए। मैं भी आ रहा हूँ। उसको घबराता देख शाम ने तसल्ली देकर फ़ोन काटा और उसके नंबर पर लोकेशन सेंड करने लगा। 1 घंटे बाद वो तीनों पार्क में मौजूद थे। ज़ूबी शर्मिंदगी की वजह से सर झुकाए एक बेंच पर बैठी हुई थी, जबकि उससे थोड़े फासले पर दूसरी बेंच पर शाम और अल्तमश बैठे हुए थे। आपने ऐसा क्यों किया? प्लीज़ सच बताइएगा, जबकि आप जानती थी कि आपके इस झूठ की वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। शाम अब अफसरदगी से उसे देख रहा था, जो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को बुरी तरह से मसल रही थी। अल्तमश तो सपाट चेहरे के साथ बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरी मजबूरी थी। ज़ूबी की आवाज़ में नमी घुलने लगी। ऐसी क्या मजबूरी थी, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा, शाम ने संजीदगी से कहा था। ज़ूबी ने नज़र उठाकर उस वजीहा मर्द को देखा था, जिसकी कतई आंखें चमक रही थी। वो बेसाख्ता ही नज़रें झुका गई। जब मैं अल्तमश से मिलने रेस्टोरेंट गई थी तो रोहान ने मुझे वहाँ देख लिया था। शायद वो काफ़ी दिनों से मुझ पर नज़र रखा हुआ था। फिर उस दिन जब मैं घर गई तो उसने मुझे कॉल किया, कहा कि अलीज़े को अगर मैंने सच बताया तो वो मेरी तस्वीर इंटरनेट पर डाल देगा और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। इसके अलावा उसने मुझे मजबूर किया कि मैं अलीज़े को जाकर ऐसा बोलूँ, वरना वो मेरे घर वालों को भी हमारे अफेयर के बारे में सब बता देगा। वो सांस रोके बोल रही थी और फिर अचानक से वो रुक गई। उसका जब्त टूट गया था और वह दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। शाम अफसोस से उसे देखता रह गया था। काश वो इस लड़की या उस जैसी तमाम लड़कियों को बता सकता कि जिस गैर मर्द को तुम अपना समझकर अपना सब कुछ उसे सौंप देती हो, वह शख्स तुम्हारे लिए क्या नीयत रखता है। उसका दिल किया ज़ूबी से पूछे कि उसका ईमान इतना कमज़ोर था कि उसने एक गैर मर्द पर इतना भरोसा कर लिया और अपनी इज़्ज़त को तार तार कर दिया। ज़ूबी सामने बेटी हिचकियों से रो रही थी, मगर वो उसे चुप नहीं कराना चाहता था, क्योंकि चुप कराने के लिए उसके पास अल्फाज ही नहीं थे। अगर उसकी बहन के साथ भी रोहन ने ऐसा किया तो ये सोच कर उसका सांस उखड़ने लगा था। वो कभी अपने बहन को ऐसे हैवान का शिकार बनने नहीं दे सकता था। काफ़ी देर रोने के बाद ज़ूबी ने अपने आंसू साफ़ किए और सुरख आंखों से शाम की तरफ देखने लगी। मैं चाह के भी अलीज़े को सच नहीं बता सकती, वरना मैं कहीं की नहीं रहूँगी। उसकी आवाज़ रोने के बायस भारी हो गई थी। अगर मैं रोहान के पास से तुम्हारी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूँ तो जब भी नहीं अलीज़े को सच बताऊँगी। वो कुछ सोचते हुए गोया हुआ और सवालिया नज़रों से ज़ूबी की जानिब देखने लगा। हाँ, जब रोहान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो मैं उससे क्यों डरूँगी। अगर उसके पास से मेरी पिक्स डिलीट हो जाएंगी तो मैं बेखौफ होकर अलीज़े को सच बता सकती हूँ। ज़ूबी की आंखों में शाम को देखकर उम्मीद के दिए जल गए थे। सामने बैठा मर्द मुतासिर करने वाली शख्सियत रखने के साथ साथ बहुत रहमदिल, नेक और एहसास करने वाला था। ठीक है ज़ूबी, कल तक तुम्हारा काम हो जाएगा और फिर उसके बाद तुमने मेरा काम लाजमी करना है। इस वक्त मेरी बहन को महफूज रखने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और इंशाल्लाह मैं कल ही रोहान के पास से तुम्हारी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूँगा। वो संजीदगी से कहकर धीमा सा मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ था। थैंक यू शाम, ज़ूबी ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका उसका शुक्रिया अदा किया था। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी मेरे लिए मेरी बहन अलीज़ जैसी हो। वो सादगी से कहता पैंट की जेबों में हाथ अड़सता अल्तमश के साथ वहाँ से वॉकआउट कर गया था, जबकि शाम के मुंह से खुद के लिए बहन सुनकर ज़ूबी के दिल के किसी कोने में कहीं ठीस ज़रूर उठी थी। अब क्या करेगा तू? वो फ्रंट सीट पर बैठा उससे सवाल करने लगा, जो खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। वही सोच रहा हूँ, शाम ने मुख्तसर से जवाब दिया और फिर अपनी सोचों में गुम हो गया। आई एम सॉरी शाम, अल्तमश ने शर्मिंदगी से उसकी जानिब देखा था। किस लिए? इस बार शाम ने सवाल करते उसके चेहरे को देखा था, जिसके रंग उड़े हुए थे। मैं अलीज़े के लिए कुछ नहीं कर पाया। अल्तमश मुट्ठियाँ बीच कर रह गया था। ये दुख उसके लिए कम था कि वो अलीज़े के लिए कुछ करने के बजाय उसकी नज़रों में गिर गया। तुझे क्या ज़रूरत कुछ करने की पागल? मैं हूँ ना। पहले मैं अलीज़े का भाई था, लेकिन अब मैं अल्तमश का यार हूँ और यारों के लिए शाम कुछ भी करने को तैयार है। उसने क्यूट से स्माइल अल्तमश की जानिब उछाली और उसके कंधे पर थपकी देकर फिर से ड्राइविंग करने लगा। उसके दाएं गाल पर डिम्पल पड़ता था, जो अभी तक मुस्कुराने की वजह से उसके गाल पर मौजूद था।
वो बहुत मजबूत और जिंदा दिल इंसान था। अल्तमश जानता था उसके अंदर एक तूफ़ान बरपा था, मगर वो कुछ भी ज़ाहिर नहीं करता था। इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल बैठा था। शायद उसे खुद पर एतमाद था जो उसकी शख्सियत को मज़ीद कातिल बना देता था। अल्तमश को घर पर छोड़ने के बाद वह ऐसी गाड़ी इधर उधर भगाता। रात के 11 बजे घर में दाखिल हुआ था। ड्राइंग रूम में रुशान और शयान कॉफ़ी के मग लिए बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। अलबत्ता अलीज़ा वहाँ मौजूद नहीं थी। शाम, कहाँ थे बेटा? कब से इंतज़ार कर रहे हैं हम तुम्हारा। रुशाने ने उसे अंदर आते देखा था, फ़ौरन पूछने लगी। कुछ नहीं मामा, बस अल्तमश के साथ बाहर गया था। वो मुस्कुरा कर रुशाने के पास आया और उसका माथा चूमकर बराबर में बैठ गया। बस बेटा, बहुत कर लिया आवारागर्दी। अब ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो ये बताओ। शयान उसकी तरफ देख के तजस्सुस से पूछने लगा। बाबा, फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वो बेजारियत से कहते सोफे पर से उठ गया था। शाम, खाना लाऊं? उसको कमरे की तरफ बढ़ता देख रुशाने ने खाली कॉफ़ी के मग ट्रे में रखे और खड़ी होकर पूछने लगी। नहीं माँ, मैंने अल्तमश के साथ बाहर खाना खा लिया था। वो नरमी से कहता अलीज़े के कमरे की तरफ बढ़ गया था ताकि अलीज़े से कुछ बात कर सके। अलीज़े ने अपना सामान बैग में पैक करके बैग अलमारी में छुपा दिया था। वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अफसोस का मकाम था कि अपने बाप का ख्याल करने वाली लाडली बेटी बड़े आराम से बाप की इज्जत तोड़ कर घर की दहलीज पार करने वाली थी। शाम ने अलीज़े के कमरे के पास आके दरवाज़ा बजाया था। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब अलीज़े ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो उसे आवाज़ देने लगा। जानता था दरवाज़ा खुला हुआ है, मगर वो बगैर इजाज़त दरवाज़ा खोलकर तहज़ीब की हद पार नहीं कर सकता था। अलीज़े ने शाम की आवाज़ सुनी तो बेड पर कंफर्ट ओढ़कर आंखें बंद करके लेट गई ताकि शाम को लगे कि वो सो रही है, क्योंकि इस वक्त उसका बिल्कुल दिल नहीं था कि वो शाम का कोई लेक्चर सुन सके। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने और आवाज़ देने के बाद भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो परेशान हो गया। दिल में अजीब सा डर पैदा हो गया था। उसने मजबूरन हल्का सा दरवाज़ा खोला तो देखा अलीज़े बेखबर सो रही थी। उसे सोता देख वो पुरसुकून हो गया था। अलीज़े से सुबह बात करने का सोचकर वो अपने कमरे में सोने की गर्ज से चला गया था, क्योंकि उसका सर दर्द से फट रहा था। घड़ी ने जैसे 3 का हिस्सा पार किया तो अलीज़ा अपने गिर्द चादर लपेटती हैंड कैरी बैग घसीटती खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई थी। सब अपने कमरे में बेखबर सो रहे थे और घर में बिल्कुल अंधेरा था। बस लॉन में हल्की सी लाइट जल रही थी। उसने अपने बैग में पैसे रखने के साथ साथ वो सारे जेवरात भी रख लिए थे जो रोशानी ने उसको जहेज़ में देने के लिए बनाए थे। अपने पैसों के साथ साथ वो रोशानी के कुछ पैसे अलमारी से भी निकाल लाई थी। दबे कदमों से चलते उसने ड्राइंग रूम पार किया था जब अचानक से पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। वो फ़ौरन लॉन की तरफ लपकी और दीवार की ओट में चुप कर खड़ी हो गई। शाम पानी पीने की गर्ज से नींद में उठता बाहर आया था, जिसे देख अलीज़े की सांस अटक गई। शाम ने किचन की लाइट खोली और पानी पीने लगा, जबकि अलीज़े दिल में दुआएं करने लगी कि वो बाहर की तरफ ना आए। चंद सानियों बाद अलीज़े को किचन की लाइट ऑफ करने की आवाज़ आई तो वो पुरसुकून हो गई, लेकिन अब बाहर की तरफ बढ़ते किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। कदमों की आहट के साथ साथ उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें भी बढ़ रही हों और दिल सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। वो दीवार की ओट में दुबकी खड़ी थी। शाम ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर आया और लॉन की लाइट ऑफ करके वापस पलट किया। अलीज़े ने गहरा सांस लिया और शुक्र मनाती बिरोनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई और फिर अगले ही पल अपने बाप के घर की दहलीज पार करके वो लोहे का दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई थी। बाहर आके उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो गली के कोने पर कोई खड़ा दिखाई दिया। वो मुस्कुराती हुई तेज़ी से आगे बढ़ गई थी। थैंक गॉड तुम आ गई, वरना मुझे तो लग रहा था तुमने मुझे धोखा दे दिया। वो रोहान की बाइक के करीब आई तो रोहान ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया। मैंने तुमसे मोहब्बत की है रोहान, धोखे का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए तो अपने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। उसने रोहान के हाथ पर अपना हाथ रखा तो रोहान की लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। उसने अलीज़े का भरा हुआ बैग देख बाहों उचकाई और बाइक पर आगे रख लिया। बैठ जाओ अलीज़े। बाइक स्टार्ट करते ही रोहान ने उसे मुखातिब किया तो वो चादर समेटती रोहान के कंधे पर हाथ रखकर बाइक पर बैठ गई। उसने एक आखिरी नज़र सादत विला पर डाली और रोहान बाइक सन से भगा ले गया। आधी रात हो गई थी मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ छीन गई हो। काफ़ी देर तक वो करवटें बदलता रहा और फिर अपना गिटार लिए बैठ के किरान से टेक लगा के बैठ गया।
अली से ने आज उससे नफ़रत का इजहार किया था, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। वो थप्पड़ नहीं था बल्कि उसकी मोहब्बत थी जो अली ने उसके मुंह पर दे मारी थी। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे जो बाहर निकलने के लिए बेताब थे। वो बचपन से ही बहुत हसास और कमज़ोर था और आज जब अपनी मोहब्बत ने ही ये सलूक किया तो क्या बीती होगी उसके दिल पर। उसने उंगलियों से गिटार के तारों को छेड़कर धुन बजानी शुरू कर दी थी। दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका पर, उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर। इस मिसरे पर एक आंसू टूटकर उसकी आंख से गिरा था और फिर आंसुओं की झड़ी लग गई थी। आज दिल में इतना दर्द था कि वो गा भी नहीं सका था। वो अभी इतना बेहाल हो गया था, लेकिन जब उसे पता चलता कि अली से घर छोड़कर रोहन के साथ भाग गई है तो उसका क्या हाल होता। सादत विला पर क्या क्या क़यामतें टूटने वाली थी ये तो वक्त नहीं बताना था। जारी है। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।